Hello everyone. Today we are going to start the next topic of staffing chapter, that is staffing process. Dear students, staffing process is very much important topic from examination point of view. So many times a question have been come in the exam on staffing process. Student, staffing process is a process which includes 8 steps. 8 steps इसके अंदर है. तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया दैट एवरी प्रोसेस नीड टू बी लर्न इन ए सीक्वेंस. इफ यू ब्रेक द सीक्वेंस योर आंसर विल बी इनकरेक्ट. सो यू हैव टू लर्न दीज स्टेप्स इन सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस is estimation of manpower requirement. Estimation of manpower requirement means to calculate that how many candidates are required in our organization. हमारी organization में कितने vacancies हैं और हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी. Clear? Because staffing process is a continuous process. No doubt, if a company is a newly established company or it is a newly established business, तो उसमें हमने जितनी भी positions create की होंगी हमें exactly पता है कि we need this amount of workforce. But if a existing company need to plan its staffing process, then they need to estimate manpower requirement afresh. यानी कि उनको शुरू से या उस current situation पर कितने लोगों की ज़रूरत है वो उन्हें कैलकुलेट करना होता है. तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट हम क्यों करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट इज जनरली परफॉर्म टू अवॉइड टू सिचुएशन. दो सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट करते हैं. अब वो दो सिचुएशंस कौन सी हैं? एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं होनी चाहिए? अंडर स्टाफ. बिकॉज इफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ देन it will not be able to meet its target on time. There may be a delays. ठीक है. और दूसरा हमारे पास दूसरी सिचुएशन जो है वो भी सही नहीं है, ओवर स्टाफ. तो ओवर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए बिकॉज इफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर स्टाफ देन देयर विल बी प्ले मोर वर्कलेस. यानी कि वहाँ पर जो है मिसयूज होगा हमारे रिसोर्सेज का, अंडर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का. तो इन ऑर्डर टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स वी नीड टू एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट, एंड टू अवॉइड दीज टू सिचुएशंस वी नीड एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. अब मैन पावर रिक्वायरमेंट होता कैसे है? इसके भी दो क्राइटेरिया हैं. किस बेस पर ये मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है? इन दोनों सिचुएशंस को अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें पहले वर्कफोर्स एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, तो ध्यान से सुनोगे कि एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट कैसे होता है. मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन दो बेसिस पर होता है. फर्स्ट इज वर्कफोर्स एनालिसिस और दूसरा है वर्कलोड एनालिसिस. ये होते क्या है एक्चुअली? देखो, वर्कफोर्स का मतलब किससे है? लेबर या एम्प्लॉय से. क्लियर? और वर्कलोड का मतलब किससे है? वर्कलोड से. यानी कि कितना काम है, अमाउंट ऑफ वर्क. तो ये हमेशा याद रखो. ठीक है. अब ये दोनों एनालिसिस कैसे हेल्प करेंगे एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, सो दैट हमारी ये दोनों सिचुएशन हम अवॉइड कर सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो. देखो, वर्कफोर्स एनालिसिस में तो हम कैलकुलेट करते हैं या वी केम टू नो अबाउट द नंबर एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज और द वर्कर्स अवेलेबल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो वर्कफोर्स एनालिसिस में हमें क्या पता चला कि हमारे पास, यानी कि हम लेबर और एम्प्लॉयज का एनालिसिस करेंगे. हम देखेंगे कि हमारे पास कितने और कैसे, हाउ मेनी एंड ऑफ व्हाट टाइप, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी एबिलिटी, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस है. इन बेसिस पर हम उनको कैलकुलेट करते हैं. तो इससे तो हमें पता चल जाता अवेलेबिलिटी. ठीक है. अवेलेबिलिटी का हमें पता चल गया कि हमारे पास इतने लोग अवेलेबल हैं
और हमें कितना काम करना है, वर्कलोड एनालिसिस, और उस काम को करने के लिए हमें कितने और कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा रिक्वायरमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोबारा से। वर्कफोर्स एनालिसिस में तो हमें वर्कफोर्स यानी कि लेबर और एम्प्लॉइज का पता चल जाता है कि कितने और कैसे, हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉइज आर अवेलेबल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अवेलेबिलिटी का पता चलेगा किससे, वर्कफोर्स से। और हमें क्या काम करना है, अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम करना है, तो उससे हमें वर्कलोड एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास कितने हैं, हमें कितने की रिक्वायरमेंट है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को हम जब कंपेयर करेंगे तो हम इन दोनों सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं, अंडर स्टाफ एंड ओवर स्टाफ। इतनी बात समझ में आई बच्चा? तो estimation of manpower requirement is done with the help of two analysis, namely workforce analysis and workload analysis। तो ये दो analysis हमें करने होते हैं so that an organization may avoid these two situation, understaff and overstaff। I hope this point is very much clear to you now. Now next point is recruitment। Recruitment means simply stimulating या सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना है एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमने सिर्फ फाइंड आउट कर लिया, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन योर स्कूल, क्लियर, आपके स्कूल में प्रिंसिपल पोस्ट की वैकेंसी है सपोज, तो वो वैकेंसी हमें फिल करनी है किसी अच्छे प्रिंसिपल के साथ। तो अब सपोज करो हम एक ऐसे प्रिंसिपल के कांटेक्ट में हैं जो बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, जिसका एक मतलब बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है प्रिंसिपलशिप में। तो हमने उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया, सिर्फ हमने पता लगा लिया कि ये वो प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उससे तो काम नहीं चलेगा। वी हैव टू स्टिमुलेट हिम और हर, हमने उसे स्टिमुलेट करना है, यानी कि उसको उत्तेजित करना है, उसको एनकरेज करना है टू अप्लाई फॉर जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो आकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे, इसके लिए हमें उसे स्टिमुलेट करना होगा। अब वो कैसे करते हो आप सबको पता है कि कुछ मॉनेटरी टर्म्स होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल नीड्स दोनों को हम अगर उसके टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग फुलफिल करेंगे तो नॉर्मली ही और शी विल अप्लाई फॉर द जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? रिक्रूटमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव employees and stimulating them to apply for the job in our organization। देखो रिक्रूटमेंट जो होता है ना, उससे हमें हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं एक्चुअली रिक्रूटमेंट के। टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर देयर। एक टू सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में तो हमारे पास दो होंगे, ट्रांसफर और प्रमोशन। ठीक है, ट्रांसफर और प्रमोशन। और एक्सटर्नल में हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट में दो सोर्सेज होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास ट्रांसफर है और प्रमोशन है। जैसे सपोज करो मैंने अभी कहा कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट वेकेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल की पोस्ट वेकेंट है, क्लियर? तो उस प्रिंसिपल की पोस्ट को भरने के लिए या फिल करने के लिए उस वैकेंसी को इंटरनल और एक्सटर्नल दो सोर्सेज हैं। इंटरनल तो हम अंदर से ही यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन को लेकर आए और इस पोस्ट को फिल कर दें। तो वो कैसे हो सकता है? या तो हम किसी का प्रमोशन करें, फॉर एग्जांपल अगर हम वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना दे तो ये क्या हुआ? प्रमोशन। अब बाहर से तो कोई एम्प्लॉय नहीं आया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन था ना, यानी कि वाइस प्रिंसिपल तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही व्यक्ति था जिसको हमने प्रिंसिपल बना दिया, तो वो प्रमोशन हुआ। फॉर एग्जांपल हम कोई और भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर की पोस्ट वेकेंट है, क्लियर? हमने किसी दूसरे टीचर को स्कूल के अंदर से ही कोऑर्डिनेटर बना दिया इंस्टेड ऑफ
अपॉइंटिंग अ न्यू कोऑर्डिनेटर फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, हमने किसी अंदर के व्यक्ति को ही कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो उसका प्रमोशन हो गया। इन द सेम वे ट्रांसफर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसफर्स आप देखते हो प्राइवेट कंपनी में जिनकी ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, जैसे पलवल में एक ब्रांच है, और जैसे फॉर एग्जांपल MVN स्कूल है, उसकी पलवल में भी ब्रांच है, फरीदाबाद में भी ब्रांच है। तो अगर फरीदाबाद की जो उनकी ब्रांच है वो ओवर स्टाफ्ड है, तो वो ट्रांसफर करके कहाँ भेज देंगे, उस ब्रांच में जहाँ अंडर स्टाफ की सिचुएशन है, या जहाँ पर वैकेंसीज हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो ये बात समझ में आ गई ना ट्रांसफर वाली। ट्रांसफर कहाँ से किया जाता है, जो ब्रांच ओवर स्टाफ हो, और ओवर स्टाफ ब्रांच से कहाँ करते हैं, अंडर स्टाफ ब्रांच में, जहाँ पर वैकेंसीज होती हैं। तो ये ट्रांसफर और प्रमोशन में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता, अंदर के ही सारे लोग होते हैं। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो होता है वो है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, क्लियर। जैसे हम एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ का रेफरेंस भी ले सकते हैं, हम वेब पब्लिशिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो है प्लेसमेंट एजेंसीज, या जो प्लेसमेंट एजेंसीज नहीं, प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी हम ले सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में जाकर हम कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो है गवर्नमेंट एक्सचेंज या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डाटा निकालवा कर वहाँ से लोगों को बुला सकते हैं। तो इन एक्सटर्नल सोर्सेज वी हैव मैनी ऑप्शंस फ्रॉम वेयर वी कैन अचीव द रिक्वायर्ड टैलेंट, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। अब रिक्रूटमेंट जो है ना, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव। स्टाफिंग में पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो सबको बुला रहा है, यहाँ पर किसी को हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज देयर इज नो रिजेक्शन। यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है, इसलिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। ये याद रखना, हम किसी को भी नहीं कर रहे हैं रिजेक्ट। और जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है रिक्रूटमेंट का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आए टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिक्रूटमेंट का। इतनी बात समझ में आ गई ना बच्चे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सिलेक्शन। अब जैसे मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट तो है पॉजिटिव एस्पेक्ट, सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट। व्हाई नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, वो क्यों बताएगा कोई? ये नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों है? नेगेटिव एस्पेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, रिजेक्शन होते हैं, ठीक है। कई लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कई लोगों को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट। क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो हमारे पास जैसे मान लो 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 एप्लीकेशंस आई, लेकिन हमारे पास सिर्फ वैकेंसीज हैं कितनी, सपोज करो 10 ही वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो हमें 10 ही सिलेक्शन करने हैं ना, 10 सिलेक्शन करने हैं, लेकिन एप्लीकेंट्स कितने, 100। तो 90 को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। हमें यहाँ पर जो सबसे बेस्ट 10 होंगे, सबसे सुटेबल जो 10 कैंडिडेट्स होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे, बाकी के 90 क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजेक्शन। रिक्रूटमेंट में कोई रिजेक्शन नहीं था, इसलिए वो पॉजिटिव एस्पेक्ट था स्टाफिंग का। सिलेक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ते हैं, रिजेक्शंस करने पड़ते हैं, हमें कई सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए स्टाफिंग का नेगेटिव एस्पेक्ट होता है सिलेक्शन। दूसरी बात, सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक तरीके से छटनी करना, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, बहुत सारे सीवीज या रिज्यूम्स हमारे पास आए, बायोडाटाज आए, हमने उनको देखा। जो भी कैंडिडेट्स हमारे लिए मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है, हमारी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उनको वो मैच नहीं करते, या दे आर नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट, या दे आर नॉट क्वालिफाइड, या इफ दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, तो हम उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। वहीं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अभी हमने कैंडिडेट को नहीं बुलाया, हमने सिर्फ उसका सीवी देखा और हमें लगा कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर अस, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से लेकर आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय कंटिन्यू हो सकता है, यानी कि
सिलेक्शन प्रोसेस starts right from preliminary screening and may continue till after the appointment of an employee. एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट के बाद भी ये कंटिन्यू होता है सिलेक्शन, यानी कि वहां भी रिजेक्शन हो सकता है, बिकॉज कई बार हमने देखा ना, हम एम्प्लॉयज को रख लेते हैं और उन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, इफ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, तो हम उनको क्या कह देते हैं, टाटा कह देते हैं, इनको कह देते हैं आप कहीं और देख लीजिए, हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू कर सकता है आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट इसलिए था क्योंकि रिजेक्शन हुए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से लेकर, और आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय ये कंटिन्यू हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ सिलेक्शन में हम उसके प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, डॉक्यूमेंट्स को हम वेरीफाई करते हैं, उसके साथ साथ हम उनका कुछ इंटरव्यूज, रिटर्न टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट भी ले लेते हैं, जिसके बेसिस पर हमारे पास सबसे जो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट निकल कर आते हैं उन्हीं को हम सिलेक्ट करते हैं। तो इतना ही है हमारे सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मींस प्लेसिंग द एम्प्लॉय या ऑक्यूपाइंग द पोस्ट बाय द एम्प्लॉय फॉर विच ही इज सिलेक्टेड, जिसके लिए वो सिलेक्ट किया गया, जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट पर उसको प्लेस करना, ठीक है, या वो पोस्ट एक ऑक्यूपाई की जाती है एक एम्प्लॉय के द्वारा, जो सिलेक्ट होता है उसको बोलेंगे प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोस्ट फॉर विच ही और शी इज बीइंग सिलेक्टेड। दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में ये होता है कि भाई हम फेमिलराइज कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं न्यू एम्प्लॉय को विद हिज और हर सबऑर्डिनेट्स, हिज सुपीरियर्स या हिज कलीग्स, जो भी उसके साथ काम करेंगे या जो भी लोग उसके सुपीरियर हैं या जो भी लोग उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सबके साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाना, और उस वर्क प्लेस से भी उसको इंट्रोड्यूस करवाना कि वॉशरूम यहाँ पर है, यहाँ पर आपके बॉस का ऑफिस है, ये आपका कंपार्टमेंट है, यहाँ आपको काम करना है, ठीक है, जो भी कैंटीन यहाँ पर है या रिसेप्शन यहाँ पर है, ये सारी चीजें बताना ही क्या है, ओरिएंटेशन मींस फेमिलराइजिंग द न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट विद द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमने पहले क्या किया था, एस्टिमेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें इतने लोगों की जरूरत है, पता चल गया यहाँ से, फिर उतने लोगों को हमने रिक्रूट करना शुरू किया, यानी कि उनको आइडेंटिफाई किया और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोला। उसके बाद हमने उनका सिलेक्शन किया, ठीक है, सिलेक्शन किया। सिलेक्शन में हमारे पास नेगेटिव एस्पेक्ट था, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया था राइट फ्रॉम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और कंटिन्यू हुआ था आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। अब जो एम्प्लॉयज हमने सिलेक्ट कर लिए हैं उन सबका हमें क्या करना होता है, प्लेसमेंट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए उसको हमने सिलेक्ट किया है वहां पर उसको प्लेस करना है और फेमिलराइज भी कराना, इंट्रोड्यूस भी कराना बाकी के लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये हमारा स्टेप 4 था। इसके बाद आता है स्टेप 5। स्टेप 5 इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि कई बार जो हम कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, दे मे नॉट बी इक्वली एफिशिएंट और दे मे नॉट बी परफेक्ट फॉर द पोस्ट फॉर विच दे आर सिलेक्टेड, तो हमें उनको क्या देनी पड़ती है, ट्रेनिंग, और उनकी डेवलपमेंट भी होती है। ट्रेनिंग मीन्स इंक्रीजिंग द एबिलिटी, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड पोटेंशियल टू डू ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि जॉब को करने के लिए जो स्किल्स या जो एबिलिटीज या जो नॉलेज या एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है उसको इम्पार्ट करना किसमें, ट्रेनी में या एम्प्लॉय में, वो क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। यानी कि ट्रेनिंग किसके लिए दी जाती है, जॉब के लिए। ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू वीक्स की हो सकती है, ठीक है। और ये जॉब ओरिएंटेड होती है, किसी जॉब के लिए दी जाती है, शॉर्ट टाइम होती है, और टू इंक्रीज द एबिलिटी और स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है ये थोड़ा वाइडर कंसेप्ट है, ये नैरोअर कंसेप्ट है। डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है। व्हाई? बिकॉज डेवलपमेंट जो है वो कैरियर ओरिएंटेड है। वो तो सिर्फ हमने जॉब के लिए दिया था, लेकिन हमारी लर्निंग और ग्रोथ हो रही है फॉर फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा और आगे जाने का मौका मिलेगा, हमारा प्रमोशन हो गया, हमारी जो है कंपनसेशन जो रेम्युनरेशन है वो इंक्रीज होगी, वो हमारा होता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है या ऑनगोइंग, हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ट्रेनिंग किसी जॉब के लिए दी जाती है, यानी कि जॉब ओरिएंटेड।
डेवलपमेंट जो है वो कैरियर से रिलेटेड होती है। कैरियर यानी कि हमारी ग्रोथ होती है, हमारा जो है हमारी एक तरीके से प्रमोशन होना, ठीक है। ट्रेनिंग जो है वो एक नैरोअर कंसेप्ट, ये एक वाइडर कंसेप्ट है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। हमने ट्रेनिंग भी दे दी, उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। ट्रेनिंग के बाद हम देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि वी विल evaluate the performance of an employee against certain predetermined standards of performance. Predetermined standards of performance क्या होते हैं? Actually, standard of performance are the criteria against which actual performance of employee would be measured. For example, हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर्स को बोला जाता है कि इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट करवाइए, ठीक है। कोई एक डेडलाइन रख दी जाती है, फिर उसको उन्होंने ये भी बताया जाता है कि इतने एफएज होंगे, इतने साइकिल टेस्ट होंगे, इतने वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है। तो वो सारे टेस्ट लेना, टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कराना और अच्छे मार्क्स दिलाना, ये उनका क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी कि उनको ऐसे काम करना है। अब टीचर की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा वो उसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होगा कि आपने इतने सिलेबस इतना टाइम तक कंप्लीट कराया कि नहीं, इतने टेस्ट हुए कि नहीं। तो ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है परफॉर्मेंस का, कि हमारी जो परफॉर्मेंस है यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस वो कैसी है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है आफ्टर ट्रेनिंग देने के बाद कोई इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है हमारे सुपीरियर्स करते हैं, वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट या पर्सनल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमारी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनकी कैरियर प्लानिंग करना और कैरियर एडवांसमेंट होना, यानी कि इफ ए एम्प्लॉय continues to work at same position he will become unsatisfied one day। यानी कि अगर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, कैरियर एडवांसमेंट नहीं हो रही है, उसकी सैलरी या रेम्युनरेशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड हो जाएगा एंड विल लीव आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो टैलेंट है या फिर जो हमारे पास स्किल्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ है वो हमारे साथ कंटिन्यू करे, तो हमें उनकी क्या करनी पड़ती है, कैरियर प्लानिंग एंड एडवांस, यानी कि उनको प्रमोशन वगैरह या उनके रेम्युनरेशन में इंक्रीमेंट देना है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। एंड लास्ट वन इज कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स रेम्युनरेशन, पेमेंट जो भी हम उसे देंगे एम्प्लॉय को उसके काम के लिए, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका क्या रिवार्ड हम उसे देंगे, उसको बोलेंगे कंपनसेशन। कंपनसेशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दो तरीके का हो जाएगा, बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में भी दो तरीके का होगा, एक टाइम के बेसिस पर होगा, टाइम बेसिस, और दूसरा होगा परफॉर्मेंस बेसिस, ठीक है। डायरेक्ट जो होता है जैसे सैलरी, वेजेस, ये सब जो हम देते हैं वो टाइम बेसिस भी होता है कि दिन के 8 घंटे काम करने के ये वेजेस होंगे या एक महीने की सैलरी ये होगी। परफॉर्मेंस बेसिस ये होंगे कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो आपको हम ज़्यादा सैलरी देंगे। जैसे हम कमीशन देते हैं ना, जैसे सेल्समैन वगैरह होते हैं जो जितने ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे उनको हम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं। एक डायरेक्ट में इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है, यानी कि टाइम बेसिस के साथ साथ दिन के 8 घंटे आपने काम किया, आपको उसके वेजेस या सैलरी मिलेंगे, प्लस अगर आपने अच्छा काम किया है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तारीफ काबिल है, तो हम उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी एक्स्ट्रा रिवार्ड्स देते हैं, जैसे बोनस वगैरह होते हैं। क्लियर। इनडायरेक्ट होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल होंगे, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट में होंगे जैसे हम उसको HRA, हाउस रेंट एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, यानी कि जो परक्यूसिट्स या पर्क बेनिफिट्स हम उसे देते हैं ओवर एंड अबव द सैलरी, वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। ये जो कंपनसेशन है इसको कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि हम क्या सैलरी और वेजेस देंगे वो भी कई फैक्टर्स से डिटरमाइन किया जाता है। जैसे हमारी कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी अच्छी सैलरी देती है या कुछ, कंपनी की क्या पॉलिसी है, लेबर लॉज क्या है, कुछ कानून है वो भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेबर लॉज, ठीक है। और दूसरा इसमें हमारी लेबर यूनियन जो होती है वो उनका भी प्रेशर होता है कि इस तरीके से हमारी पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे जो एम्प्लॉय होती हैं
उनकी क्या प्रेफरेंस है, या एक्सपेक्टेशंस है प्रेफरेंस या फिर एक्सपेक्टेशंस, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इन सब पर हमारे ये जो प्लान्स होते हैं, कंपनसेशन प्लान्स बोलते हैं इनको, जो भी हमारी सैलरी वेजेस देते हैं, इन सब पर ये आधारित होती हैं। तो ये हमारा स्टाफिंग प्रोसेस था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी आपको बोल चुका हूँ। तो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। क्लियर? अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के आप उन डाउट्स को मेरे साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है बच्चा? थैंक यू स्टूडेंट्स।